लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी का खासा ध्यान यूपी की लोकसभा सीटों पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। लोकसभा चुनाव में जीत का प्लान तैयार करने के लिए कुछ दिनों पहले दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और पीएम मोदी ने भव्य रोड शो भी किया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी से मिले जीत के मंत्र को जमीन पर उतारने के लिए लखनऊ में हुई इस बैठक में रोड मैप तैयार किया गया। बीजेपी की नजर यूपी में खास तौर पर उन सीटों पर भी है जिन पर पिछले आम चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी के साथ पूर्वांचल के गाजीपुर से चुनावी हुंकार भरी और अब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने की रणनीति पर चर्चा की गई। यानी साफ है, मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी की नई टीम के गठन की कवायद शुरू करने के साथ नई टीम का गठन भी फरवरी तक किया जा सकता है। वहीं पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी की घोषणा भी जनवरी के अंत में की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बम्पर जीत से मिली संजीवनी और चाचा शिवपाल के साथ आने से मिली बूस्टर डोज के बाद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। यही वजह है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और बीजेपी पर एक के बाद एक बाउंसर मार रहे हैं। आज अखिलेश ने अपने तरकश से एक और सियासी तीर निकालकर बीजेपी पर चला दिया। अखिलेश ने बीजेपी से जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेजों ने किसी जमाने में 1931 में ये समझा था कि जातीय जनगणना हो और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौक़ों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में मिशन 80 में जुटी है और इसके लिए माइक्रो प्लानिंग बनाकर हर वोटर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी के मिशन 80 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण की राह पर चल रही बीजेपी यूपी की सभी लोकसभा की 80 सीटें हार सकती है। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे वो। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने एक बार फिर वही मुद्दा छेड़ा जिस पर वो अक्सर बचती नजर आती है। अखिलेश की जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी की ओर से इस बार भी कुछ ऐसा ही बयान देखने को मिला। उनकी सरकार आएगी ही नहीं और वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पिछड़ों के विरोधी है। अब ये जातीय जनगणना तो सरकार का विषय है, हमारे एजेंडे का विषय नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जातीय जनगणना का सियासी चक्रव्यूह रचने में लगा है। दरअसल यूपी की सियासत में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है।
मंडल कमीशन के बाद से यूपी की सियासत ओबीसी और दलितों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसके अलावा 25% अनुसूचित जाति और करीब 18% मुस्लिम आबादी के सहारे सूबे की सत्ता तय होती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों की नजर ओबीसी और दलित वोट बैंक पर है और वो समय समय पर जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा बीजेपी के लिए गले की हड्डी से कम नहीं है, इसलिए वो अक्सर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने में ही भलाई समझती है, क्योंकि बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि अगर जातीय जनगणना के खिलाफ जाएगी तो सत्ता की सीढ़ी कहे जाने वाले ओबीसी और दलित वोटर के नाराज होने का डर है। तो वहीं जातीय जनगणना के समर्थन में जाने पर उसका सवर्ण कोर वोट बैंक उससे छिटक सकता है। जातीय जनगणना को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपना बयान जारी किया है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा हो सकती है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। बिहार सरकार के मंत्री के रामचरितमानस पर बयान के बाद एक तरफ जहां बवाल थमा भी नहीं था, तो वहीं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने धर्म के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया है, इसलिए रामचरितमानस को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। यद्यपि हम उसको धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं मानते कि तुलसीदास जी ने स्वतः उसको इस बात को स्वीकार किया। बालकांड के शुरुआत में ही लिखते वक्त उन्होंने इसका जिक्र कर दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध आदि से रचित करता है। तो इसलिए जब स्वांतः सुखाय के लिए किताब लिखी गई है तो हम उसको धर्म की पुस्तक के रूप में नहीं लेते। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल से सियासी और धार्मिक क्षेत्रों में भूचाल आ गया। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शित किया। जब भगवान राम लंका में जाके राक्षसों को मारे थे तो उसी में से एक राक्षस के रूप में केवल यहाँ भगवान के नाम से कहता है वो पैदा हुआ है, क्योंकि भगवान राम कंद मूल खाते थे, फल फूल खाते थे, और इस प्रकार की आरोप लगाना घोर अपमान है और सनातन धर्म का अपमान है। वाल्मीकि रामायण में जहाँ से भी वो चाहे पूछ सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। और कर्नाटक सरकार से मैं शीघ्र विधि कार्रवाई की मांग करता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कर्नाटक में वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि कर्नाटक सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बयान को लेकर हिंदू समाज को कलंकित करने वाला बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू समाज को कलंकित करने का प्रयास किया है। ये स्वयं में स्वामी प्रसाद, स्वामी भगवान को कहते हैं, प्रसाद भगवान का होता है। ये सरासर एक मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है जो कि राजनीति से प्रेरित है। ऐसे लोगों की जबान को कंट्रोल करा जाए, उनको उठाकर जेल में डाला जाए। वहीं बीजेपी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके बयान पर जमकर घेरते हुए सवालों के तीर दागे हैं और ये पूछा है कि ये बयान उनका है या फिर समाजवादी पार्टी का। ये उनके विचार हैं या उनकी पार्टी के विचार हैं, ये उन्हें समाज में, जनता में स्थापित करना चाहिए। उनकी पार्टी के विचार हैं तो वो पार्टी के लोग बताएं कि उनके पार्टी के क्या विचार हैं। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा
समाज में वैमनस्यता, टकराव, तनाव की स्थिति पैदा की है। और समाजवादी पार्टी की पहचान हमेशा हमारे प्रतीकों का अपमान करने की, समाजवादी पार्टी के समय ही, समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी, उनके समय ही कार्य सेवकों पर बड़े गोलीकांड हुआ था अयोध्या में। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के खिलाफ बयान देकर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। संत समाज और सियासी जगत के साथ साथ आम लोगों की भी तल्ख प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। करोड़ों लोगों की आस्था रामचरितमानस के साथ गहरे से जुड़ी है। आज उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि रामचरितमानस के कुछ अंशों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मंडल स्तर पर समिट का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में 75,000 करोड़ के MOUs साइन किए गए। इस दौरान 300 इन्वेस्टर्स मौजूद रहे। वहीं 30 इन्वेस्टर्स को मंच से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और राकेश सचान मौजूद रहे। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मंडल मुख्यालयों पर इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कानपुर के मर्चेंट चैम्बर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में करीब 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। 10 फरवरी तक 1 लाख करोड़ के ऊपर का MOU होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में 30 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में लगभग 70,000 करोड़ के इंटेंट इन्होंने कर दिए हैं और जो आगे अभी आज तो 22 तारीख है, लेकिन 10 फरवरी तक 1 लाख करोड़ के ऊपर ये इंटेंट हो जाएंगे। यूपी सीडा के CEO मयूर माहेश्वरी ने कहा कि इन्वेस्टर्स का भरोसा उत्तर प्रदेश पर बड़ा है। उत्तर प्रदेश की नीतियों को विश्व में सराहा जा रहा है। कानपुर के नए सेक्टर में भी उद्यमी निवेश कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स का रुझान इतना पॉजिटिव और इतना सकारात्मक है कि सभी तरफ लोग चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश करें। जो हमारी नीतियां हैं, 25 नीतियां, वो विश्व की में उनको सराहा जा गया है। वहीं गोल्डी ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप गोयंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है। इससे इन्वेस्टर्स एक बार फिर यहाँ निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। जो वातावरण बदला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो पहली इन्वेस्टर समिट हुई उसमें गोल्डी समूह ने लगभग 200 करोड़ का निवेश किया था और वो पूरा प्रोजेक्ट धरातल पे आ चुका है, उसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। योगी सरकार की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है। विदेश से लेकर देश के भीतर तक बढ़ चढ़कर निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल दिया जा रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट करना अब आसान हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वह लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। उनका कहना है कि मोदी और योगी सरकार में उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। कैमरामैन सोम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। ताजनगरी आगरा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण हर दर्जे की लापरवाही बरत रहा है। दरअसल पूरा मामला नालंदा टाउन्स का है, जिसके बिल्डर ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया था और इसकी शिकायत NGT में की गई थी। यही वजह थी कि NGT ने पूरी तरह से ADA की लापरवाही मानते हुए उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ताजनगरी में NGT ने आगरा विकास प्राधिकरण पर चाबुक चलाया है। सीवर निस्तारण न कर पाने पर NGT ने ADA पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। ये पूरा मामला शमशाबाद रोड स्थित नालंदा टाउन ADA अप्रूव्ड कॉलोनी का है। कॉलोनी डेवलप करने वाले बिल्डर ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाकर सीवरेज का गंदा पानी सीधे सड़क पर ही छोड़ दिया। इस मामले में लोगों ने NGT में शिकायत की थी। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट कि हमने STP बनवा दिया और STP बराबर काम कर रहा है,
इस रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए मुझे दोबारा से फिर माननीय न्यायालय एनजीटी की तरफ रुख करना पड़ा। 18 जनवरी को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने एडीए की गंभीर लापरवाही मानी और जुर्माना लगा दिया। इस मामले में एनजीटी ने एडीए को चेतावनी भी दी थी। इतना ही नहीं, बरौली, अहीर और शमशाबाद रोड की 62 कॉलोनियों में भी सीवर निस्तारण की व्यवस्था न होने के आरोप एडीए पर लगे हैं। हालांकि एडीए का ये कहना है कि बिल्डर के खिलाफ एफआईआर करा दी गई है और आसपास की जितनी 62 कॉलोनियां हैं उसमें भी जांच कराई जा रही है कि संबंधित बिल्डर्स ने आखिरकार सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के इंतजामात किए हैं या नहीं। आगरा से मनीष गुप्ता, जी मीडिया के लिए। गाजियाबाद में महिला की मौत की मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मृतक महिला के बॉयफ्रेंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में महिला की मौत की मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के शादीशुदा बॉयफ्रेंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये मामला 17 जनवरी को कविनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक महिला की लाश पड़ी है। मृतका की पहचान मोनिका के रूप में हुई है। वो ग्रेटर नोएडा में बादलपुर थाना क्षेत्र के गांव गिरधरपुर सुनारसी की रहने वाली थी। पुलिस की माने तो मृतक और आरोपी के आपसी संबंध थे, जबकि दोनों शादीशुदा थे। आरोपी बॉयफ्रेंड ने कार के अंदर शादीशुदा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद उसके शव को रोड पर फेंककर एक्सीडेंट का रूप दे दिया। 4 दिन बाद पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी बॉयफ्रेंड, उसके बेटे और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। इन युवती का जब हमने पीएम की रिपोर्ट आई तो उसमें मैनुअल थ्रॉटलिंग और स्मॉदरिंग आया। इसके बाद ही पुलिस का इसमें शक गहराया। हमने इसके बाद जब प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी फुटेज की और आसपास के लोगों से जब पूछताछ करी तो पता लगा कि एक होटल में से ये युवती और एक दूसरे सज्जन जिनका नाम चरण सिंह है, ये वहां से निकले थे। खुलासा हुआ कि चरण सिंह के मोनिका से बीते 7 साल से प्रेम संबंध थे। चरण सिंह के मुताबिक इन प्रेम संबंधों की वजह से उसका बेटा रोहित और परिजन भी नाराज थे। इधर मोनिका एक मकान खरीद कर देने का दबाव चरण सिंह पर बना रही थी। चरण के बेटे रोहित को यह बात पता चली तो उसने विरोध किया और पिता पुत्र ने मोनिका का मर्डर करने की प्लानिंग बना ली। गाजियाबाद के खोड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने श्रद्धा हत्याकांड की यादें फिर से ताज़ा कर दी हैं। खोड़ा हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस को आरोपी ने बताया कि महिला उससे मकान मांग रही थी और इसी के चलते उसने महिला की हत्या का प्लान किया और फिर उसे अंजाम दे दिया। ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में लोगों के लिफ्ट में फंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सेक्टर 74 की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की लिफ्ट में अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अपनी बेटी के साथ फंस गए। काफी समय के बाद उन्हें बाहर निकाला जा सका। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हाई राइज सोसाइटी में आए दिन लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं। उनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लिफ्ट एक्ट लागू नहीं किया जा सका। सेक्टर 74 की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अध्यक्ष अपनी बेटी के साथ 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर जा रहे थे, लेकिन अचानक लिफ्ट 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर के बीच में ही रुक गई। इसके बाद लिफ्ट में फंसे हुए अध्यक्ष ने इसका वीडियो बनाया और पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि विवेक अपनी बेटी के साथ में लिफ्ट में फंसे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि वह 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के लिए आ रहे थे। उनके साथ में उनकी 8 साल की बेटी भी थी। जैसे ही लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी, तभी वह दूसरे और ग्राउंड फ्लोर के बीच में रुक गई, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी बटन को दबाया, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। जैसे तैसे करके करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ऐसी समस्याएं आए दिन होती रहती हैं। इससे पहले भी लिफ्ट में वह एक बार और फंस चुके हैं।
लेकिन मेंटेनेंस विभाग और बिल्डर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आए दिन सोसाइटी के लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एएमयू इंतजामिया की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर बैठे तीमारदारों का 4 वर्षीय बच्चा मेन हॉल में गिर गया है। आनन फानन में बच्चे को स्थानीय लोगों ने दौड़कर मेन हॉल से निकाला है। हालांकि बच्चा एकदम स्वस्थ बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एएमयू के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। हड़ताल होने के बाद बाहर बैठे तीमारदारों का एक 4 साल का बच्चा मेन हॉल में गिर गया। बताया जा रहा है कि मेन हॉल लंबे समय से खुला हुआ था। पूरी घटना जी मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। घटना के दौरान कैमरे के सामने लाइव लोग मेन हॉल से बच्चे को निकालते हुए भी दिखाई दिए। बड़ी घटना उस वक्त हुई जब इमरजेंसी की हड़ताल होने के चलते भारी तादाद में लोगों की भीड़ इमरजेंसी के बाहर जमा हो गई। आनन फानन में बच्चे को लोग दौड़कर मेन हॉल से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। पूरी घटना जी मीडिया की रिपोर्टिंग के दौरान लाइव कैमरे में कैद हुई है। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जरूर एक बार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। यानी कई सारे लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर बेहद लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं पूरे घटनाक्रम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर वसीम अली खान ने कहा है कि इस प्रकरण की जांच की जा रही है। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। कानपुर के फजलगंज में द लेजेंड होटल की 4थी मंजिल में रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। होटल में धुआं भरने की वजह से भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फजलगंज कैंट और किदवई नगर क्षेत्र में दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलते ही फजलगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास होटल में आग लगी थी। होटल में 40 कमरे हैं। घटना के वक्त होटल में 8 गेस्ट मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 4थी मंजिल पर काम चल रहा था। वहां सिर्फ फर्नीचर और गद्दे रखे थे, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल कोई जनहानि होने की खबर नहीं। जोशीमठ में मलारीन माउंट व्यू पर प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ गया है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए होटलों को गिराने के लिए मशीनों का प्रयोग करना पड़ा। गौरतलब हो कि पहले मैनुअल तरीके से होटलों को तोड़ने का फैसला लिया गया। इसमें 10 दिन बीत जाने के बाद भी होटल का 1 मंजिला भवन भी गिराया नहीं जा सका। ऐसे में बारिश और बर्फबारी की वजह से चुनौतियां बढ़ रही थी। खराब मौसम में होटल अचानक गिर सकता है, जिससे आसपास के मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। भारतीय कुश्ती फेडरेशन में जारी संग्राम के बीच उम्मीद की जा रही थी कि आज फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन अयोध्या में होने वाली कुश्ती संघ की एजीएम की बैठक रद्द कर दी गई है। यानी अब एजीएम की बैठक नहीं होगी। खबरों के मुताबिक डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। ये भी फैसला किया गया कि डब्ल्यूएफआई की कोई भी बैठक या कोई कार्यक्रम अगले 4 हफ्ते तक नहीं होगी। बैठक रद्द होने के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से एजीएम की बैठक में शामिल होने आए पदाधिकारी अब वापस हो रहे हैं। अयोध्या में होने वाली भारतीय कुश्ती संघ की बैठक रद्द हो गई। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी को सस्पेंड करते हुए यह आदेश भी जारी किया कि अगले 4 हफ्ते तक डब्ल्यूएफआई किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा, न ही किसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक डब्ल्यूएफआई का भविष्य अधर में पड़ा रहेगा।
वहीं पहलवानों को धरना खत्म करने के लिए मनाने के बाद खेल मंत्रालय ने पूरे विवाद में उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो आरोपों के घेरे में हैं। मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ में अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को निलंबित कर दिया है। विनोद तोमर 18 जनवरी को धरने पर बैठे पहलवानों से बात करने भी गए थे, लेकिन पहलवानों ने इनसे कोई बात नहीं की थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब कमेटी की रिपोर्ट आने के